आधी आबादी के मुद्दे पर चर्चा छूट रही थी और मुझे लगता है कि आधी आबादी पे बात होनी चाहिए। हाल के अगर कुछ राज्यों के चुनाव को देखा जाए तो आधी आबादी को लेकर जो स्कीम लाई गई, चाहे मैं लाडली बहना योजना की बात करूं, चाहे मातारी वंदन योजना की बात करूं, चाहे सुभद्रा योजना की बात करूं, इस बार बिहार में भी इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हो रही है। आपको लगता है कि ये मुख्य मुद्दा है इस चुनाव में, जिस तरह से बाकी राज्यों में एक काफ़ी महत्वपूर्ण कारक के तौर पर देखा गया इन योजनाओं को? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत जो है आधी आबादी यानी महिलाओं से शुरू की। बिहार बहुत पिछड़ा इस मामले पर। नहीं, मैं कहूँगी कि पूरा देश ही पिछड़ा है। जब बात महिलाओं की हो, महिलाओं को जगह देने की हो, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन की बात हो, तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा देश ही सबसे पीछे है। हालांकि अगर आप पूरे देश में देखें तो आधी आबादी हम कहे जाते हैं। महिलाएं जो हैं उनके बिना आप किसी समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बाबा साहेब ने कहा था कि मैं किसी भी एक सभ्य समाज और एक विकसित समाज की कल्पना हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस समाज की महिलाएं जो हैं उनको हम विकसित ना कर दे। तो मुझे लगता है बगैर आधी आबादी की बात किए बगैर मुझे लगता है कि कोई भी बात है वो अधूरी रहेगी। और बिल्कुल आपने कहा कि राजनीतिक मंचों पे, पटलों पे ज़रूर है कि ये प्रलोभन दिया जाता है। आज मैं तो अगर कहूँ तो 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जिसमें कि भाजपा और जदयू हैं। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में बिहार में काम कर रहे हैं। और बार बार ये कहा गया, हर चुनाव में कहा गया कि ये महिलाएं जो हैं ये नीतीश कुमार जी के साथ हैं। लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये किस आधार पे और किस आंकड़े पे कहा जाता है। हालांकि अगर आप पिछले विधानसभा के अगर आंकड़े आप निकाले तो महज 17,000 वोटों के ही अंतर रहे हमारे और एनडीए के बीच में। तो आखिर किस आधार पे ये कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार जी के साथ हैं? बिल्कुल ये सच है कि हम बिहार जो है पिछड़े राज्य में गिने जाते हैं। और मैं तो कहूँगी कि बार बार आप याद दिलाइए, जो कहते हैं ना कि 20 सालों से शासनकाल में है, हमने सड़कें बना दी, हमने पुल बना दिया, हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में इतना काम कर दिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज बिहार हमारा सबसे पिछले है। और इसकी रिपोर्ट कार्ड जो है नीति आयोग की रिपोर्ट कार्ड है, वो सबों के हाथों में है। और ये भी मैं ज़रूर अपने लोगों को बताना चाहूँगी कि नीति आयोग की रिपोर्ट कार्ड जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा निर्गत नहीं होता है। वो केंद्र सरकार की एजेंसी है जो कि बिहार को हर पैमाने पे नापती है, जोखती है, तौलती है, उसके बाद एक रिपोर्ट कार्ड बनाती है, जिसमें मुझे लगता है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में ये स्पष्ट है कि बिहार शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पलायन हो, हर पैदान पे बिहार जो है वो सबसे निचले है। और यही कारण है कि आज आपके जैसे पत्रकारों को भी जब बिहार के बारे में बोलना पड़ा है तो कहना पड़ रहा है कि बिहार जो है वो सबसे पिछड़ा राज्य है। बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ और इसी की लड़ाई है जो हमारी पार्टी, हमारे दल, हमारे नेता जो है लगातार लड़ रहे हैं। बिहार के विकास की बात कहने वालों ने बिहार को पिछले 20 सालों में लूटा है। बिहार की शिक्षा क्या है, व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य क्या है, अनगिनत सैकड़ों ऐसे वाक्य है जो मैं आपके सामने रख दूंगी ये बताने के लिए कि 20 सालों में बिहार आखिर कितना विकसित हुआ है। आप अगर आपराधिक मामलों में देखें एनसीआरबी की रिपोर्ट, अभी मैं सुन रही थी हमारे से पहले यहाँ वक्ता थे, वो आई थिंक जदयू के थे, वो प्रवक्ता थे, उन्होंने जिक्र किया एक प्रश्न पे कि जंगल राज वाले प्रश्न पे भी, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम हाई कोर्ट का एक ये वर्डिक्ट था जिसमें, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, उन्होंने आधी अधूरी बात बताई। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाई कोर्ट का वो जो वर्डिक्ट था वो किस मामले में था। नगर निगम का एक मामला था जल जमाव को लेकर के, जिस विषय पे नगर निगम को ये फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा था। और ये भी दुर्भाग्य है कि नगर निगम वाले लोग भी भाजपा ही थे, लेकिन भाजपा ने ये कभी नहीं कहा, किसी मंच पे नहीं कहा कि भाई हमको तो हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है, हमको तो कहा है कि हम जंगल राज के मतलब बेताज बादशाह है। लेकिन एक परसेप्शन, एक मिसगाइड करने की कोशिश जो है जनता जनार्दन और सभी लोगों को किया गया, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई। तो ये तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य ही है बिहार का। पिछले 20 सालों से सरकार जिनकी है, उसके बावजूद भी आज हम लोग उन विषयों पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, अनर्गल विषयों पे ज़्यादा चर्चा कर पा रहे हैं, लेकिन जो बिहार की ज़रूरत है उन विषयों पे हम कभी बात नहीं करते हैं। होता यही है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है प्रमुख मुख्य मुद्दे गौण हो जाते हैं और बाकी बुरके वाली राजनीति और बाकी अन्य हिंदुत्व वाले चीज़ों में बहुत ज़्यादा बात होती है। लेकिन
मैं बीजेपी के आज घोषणा पत्र को देख रहा था, उसमें 1 करोड़ लखपति दीदी की भी बात है आधी आबादी को लेकर। लखपति दीदी ने कमाल कर दिखाया राजस्थान में, बाकी राज्यों में 1 करोड़ लखपति दीदी बना पाएगी यहाँ पे आपकी सरकार? पहले तो मैं साधना न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया और आधी आबादी की बात को लेकर सारिका जी हम लोगों के साथ हैं। और मैं ब्यूरो से ये कहना चाहूँगा कि आधी आबादी के लिए सबसे ज़्यादा काम किसी सरकार में आज़ादी के बाद अगर हुई है तो वो भाजपा और नीतीश कुमार ने की है। चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे यहाँ शराबबंदी आज तक आधी आबादी के कहने पे हुई है। और आपने जो बोला कि 1 करोड़ दीदी को, तो वो तो हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया है। 10-10 हज़ार रुपये का तो उन लोगों को दे दिया गया है। और आने वाले समयों में जैसे कि हम लोगों ने वादा किया है और हमारा मैनिफेस्टो आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पूर्णतः पूरा करते हैं चूंकि हमको जनता मौका देती है। हमारा मैनिफेस्टो आप जहां से देखिएगा 1 से लेकर 10 तक अगर है उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम सत्ता में आ रहे हैं, सत्ता में रहते हैं, हम लोग काम करते हैं, तभी हम लोगों का मैनिफेस्टो पुराना मैनिफेस्टो भी जो भारतीय जनता पार्टी की है, एक बार मैं चाहूंगी कि वो एक बार निकाले और वो वादों को भी एक बार कि उन वादों को कितना पूरा किया। ये कहा, इन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो पुराना मैनिफेस्टो जो था इनका, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, वो सिर्फ मुझे बता दें कि उन मैनिफेस्टो में किए गए कितने वादों को इन्होंने, यही इनकी झूठ पकड़ी जाएगी, यही इनकी झूठ पकड़ी जाएगी। बड़का झूठा पार्टी आप अगर बोलने दे दें तो हम लोग अपनी बात रख ले। बोलने तो दे ही रहे हैं, लेकिन आपकी झूठ का पर्दाफाश यहाँ मैं कर रही हूँ कि पिछले मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी मैनिफेस्टो रिलीज किया उसके एक भी वादे को पूरा नहीं किया। आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था केंद्र सरकार से, कितने करोड़ आपने नौकरी दी? आपने बिहार के संदर्भ में कहा था कि 19 लाख नौकरियां देंगे। जब तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो आप ही ने कहा था ना भाई कि 19 लाख लोगों की पार्टी ने जो केंद्र में किया। आज कश्मीर में जो लाल चौक पे झंडा फहर रहा है वो हम लोगों के मैनिफेस्टो में था। बाकी लोग तो डराते थे, कपिल सिब्बल जी डराते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फारूक अब्दुल्ला जी डराते थे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपने जो मैनिफेस्टो दिया है उस मैनिफेस्टो पे हम लोगों ने काम किया है। आप लोगों ने डराया है, आपने लोगों को बताया है कि ये नहीं हो सकता है, ये हम नहीं करने देंगे। हम लोग कर रहे हैं, हम करते हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग झंडा फहरा दिया। नहीं झंडा फहराने वाला काम ही हम लोग कर सकते हैं। कश्मीर में कितने झंडा हम लोग फहराएंगे, ये हमारा नागरिक अधिकार है। हम लोग झंडा फहराएंगे, आप झंडे पे मत आइए। हम लोग लाल चौक पे झंडा फहराएंगे, हम लोग जहां इच्छा होगा वहां झंडा फहराएंगे। हम लोगों को झंडा फहराने से कोई रोक नहीं सकता है, वो संवैधानिक अधिकार है कि झंडा फहराएंगे। और सारिका जी, चूंकि मैंने शुरुआत में कहा कि आप आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही है इस मंच से, मैं तो ये जानना चाहूंगा कि बालिका शिक्षा को लेकर जो बिहार में काम होना चाहिए, अभी तक काम हुआ है? क्योंकि आप देखिए, आप जैसे संबल महिलाएं इस तरह मंच पे आके बात करिए, बाकी राज्यों में आप देखिए कि किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही है, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे अन्य क्षेत्र में बात करें। आपको नहीं लगता है कि बिहार की लड़कियां, चंद लड़कियां बढ़ पाती है? गांव-गांव में जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम हो पाया अभी तक? बिल्कुल नहीं हो पाया है, बिल्कुल मैं कह सकती हूँ। और जो लोग ये दम भरते हैं कि हमने महिलाओं को इतना सशक्त किया, महिलाओं की शिक्षा पे हमने काम किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये सरकारी आंकड़े हैं कि बिहार में बच्चियों का ड्रॉप आउट जो है इन 20 सालों में बढ़ा है। बच्चियाँ जो है स्कूल, जो कहते हैं हाई स्कूल की शिक्षा जो है वो पूर्ण रूपेण वो अपनी पूरी नहीं कर पा रही है। तो ये तो बिल्कुल दिखा रहा है कि बच्चे जब कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रही है। देखिए, बिहार में अभी रिसेंटली जाति आधारित गणना हुई थी। जाति आधारित गणना में आर्थिक भी गणना हुई, शैक्षणिक गणना हुई, और दुख की बात है महज 7% लोग बिहार में ग्रेजुएट है महज 7% लोग। अब ये महिलाएं हैं कि ओवरऑल ये आंकड़े? ओवरऑल 7%। ओवरऑल तो आप महिलाओं की प्रतिशत तो उसमें आप जान लीजिए कि कितनी रही इन लोगों का जो डेटा होता है ना सर, वो सिर्फ यहाँ होता है। अगर ये डेटा लेकर बैठ जाए तो इन लोगों को पता चलेगा कि 7% है।
जो कि अब ये इनका लोग उम्र जो है अब कभी ये लोग सम्राट हमारी उम्र चौधरी तो की बात घटती कर रहे हैं। बढ़ती नहीं रहती है। हमारे तो उम्र हम जानते हैं कि बच्चा जो है 1 साल का जन्म लेता है, उसके बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, पूरे विश्व में एक इकलौते सम्राट चौधरी ऐसे आदमी हैं जिनका कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी वापस से घट जाते हैं। तो देखिए, सम्राट चौधरी जी की शिक्षा भी सबके सामने है। अब अगर भाजपा के कोई रिप्रेजेंटेटिव या प्रवक्ता जब इस पे ज्ञान बांटेंगे तो भाई उनका ज्ञान हम यहाँ सुनने के लिए बैठे नहीं हैं। जो सच्चाई और डेटा है, आपके डेटा है, वो मैंने अपने नहीं बनाया है। वो भाजपा की सरकार है बिहार में, ये लोग तेजस्वी यादव जी का ज्ञान सुनेंगे, इनके लिखे गए जिनका डेटा ज्ञान हम और पढ़ रहे जिनका हैं, डेटा लेकिन परफेक्ट उनको होता अपना है। डेटा भी नहीं पता है। उनके पास क्रिकेट का अच्छा डेटा है, उनके पास पढ़ाई का अच्छा डेटा है। जिनको ये बोल रही हैं उनके लिए इनके पास डेटा है, लेकिन तेजस्वी जी का डेटा नहीं है। सम्राट चौधरी का उम्र के बारे में कैसे घट जाता, बढ़ अब जाता तो है? वो तो उनके जितने नहीं, भी नहीं बता पाएंगे। लिखतंग वक्तव्य है उनमें मौजूद चलिए, है। मैं एक और आप महत्वपूर्ण देख मुद्दे सकते पे आना हैं। चाहूंगा कि एफिडेविट दे दीजिए ना, एफिडेविट दे दीजिए। आप अगर बोलने की सारिका जी, भाषा को हमारे यहाँ मगही टोन अगर आ जाए, भोजपुरी टोन आ जाए, उसको ये लोग मुद्दा बनाएंगे। ये लोग मुद्दा गरीबी को नहीं बनाएंगे, जंगल राज को नहीं बनाएंगे। हमारे यहाँ अगर मगही टोन आ गया, हाफी डिपिट आ गया, उसको ये बनाएंगे। ये लोग उसी को बनाएंगे। ये लोग उसको पैमाना सेट करके बैठे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमारी भाषा है, बिहार वासियों को शिक्षा हमारे चाहिए, यहाँ ये बिहार का भाषा हर एक है। बच्चा, हर एक महिला को शिक्षा चाहिए और इसको हम मुद्दा बनाएंगे। बिहार का मुद्दा है शिक्षा, बिहार का मुद्दा है पलायन, अगर शिक्षा बिहार नहीं का है मुद्दा तो है इतने रोजगार। IAS और IPS जब हम क्यों आपसे निकल बात रहे करेंगे हैं? तो आप तुरंत हमारे हिंदू यहाँ मुस्लिम से करने प्रशांत लगिएगा। किशोर थे ना। आप हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, शिक्षा पे बात कीजिए, पढ़ाई पे हम बात हिंदू कीजिए, मुस्लिम स्वास्थ्य पे नहीं बात करते कीजिए। हैं। हिंदू तो मुस्लिम आप बताइए, लोग करा रही हैं। आपने बताइए कितने हिंदू यूनिवर्सिटी मुस्लिम में आप आपने लोग खोल करा दिया? रही हैं। क्यों आज जातिवाद आप लोग नीति करा आयोग रही रिपोर्ट में क्यों हैं। आज अगर आप बात लोगों को है? लगता है कि बता जातिवाद दीजिए। से जीत सकती हैं तो जीतिए। आप लोग जातिवाद और हिंदूवाद आप ही लोग करा रही हैं, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ शहनवाज हुसैन खान भी है और हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी भी है। हमारे यहाँ शिक्षा पे बात होती है, हमारे यहाँ जितने लोग हैं शिक्षित हैं। अब 2 मिनट रुक जाइए तो मैं नरेंद्र नहीं, मोदी जी आप पे तो बोल रुक नहीं देती रही हूँ। है, नरेंद्र आप तो मोदी रुक नहीं रही जी, है। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जी और बता रहे नीतीश हैं, कुमार पर नरेंद्र बोलने मोदी, का हाँ। हम लोगों के पास कोई नहीं, आपके पास नहीं होगा, मेरे पास बहुत नहीं, मुद्दे हैं आपके नरेंद्र पास मोदी है, जी तो और आप नीतीश उनके कुमार मंच जी पे पे जाएं बोलने और के लिए। बैठे। नहीं नहीं, बैठ ये सकती सही हैं। मंच है, ये मंच साधना आप जब न्यूज़ मेरे का साथ मंच है। बैठी है तो यहाँ देखिए, पे आदिवासी सच्चों की को बात हो रही है। रोक रहे हैं। आदिवासी को नहीं आदिवासी को रोक- डराने का हम भी- प्रयास हम कर भी रहे हैं। आदिवासी ये में कह हैं रहे हैं ना। मुझे बोलने हम के भी अधिकार अपनी- से वंचित हम भी करना चाह रहे हैं। हम भी ये अपनी भाजपा आदिवासी की- का सभी को बात अधिकार रखेंगे। ये भाजपा की सूरत है, हम ये भी अपनी भाजपा की आदिवासी शक्ल का है, रखेंगे। जो भाजपा लोकतंत्र को नहीं मानती है, संविधान को नहीं मानती है। जिस संविधान में बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिया है बोलने का, उस बोलने के अधिकार से भी ये वंचित करना चाह रहे हैं। मुझे ये कह रहे हैं कि आपका अधिकार नहीं है बोलने का, लेकिन हमारे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है बोलने का, और उस बोलने के अधिकार के तहत मैं बोलूंगी। जो सच्चाई है मैं रखूंगी बिल्कुल। और 20 सालों से ये निरंकारी जो सरकार है बिहार में, भाजपा और जदयू की, इन्होंने जो बिहार की दुर्दशा बनाई है, उस दुर्दशा को मैं आपको बार बार दिखाऊंगी। आपके काले चेहरे को, आपके कुकृत चेहरे को मैं आपको बार बार दिखाऊंगी, याद दिलाऊंगी कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड इसी 20 साल में आपके सरकार की देन है। मैं आपको याद दिलाऊंगी कि पारस हॉस्पिटल में कैसे दिन दहाड़े लोग घुसे अपराधी और गोली मार के निकल गए। मैं आपको याद दिलाऊंगी कि किस तरीके से कल मोकामा में एक नेता की हत्या कर दी गई, गोली मारी गई। आचार संहिता लागू है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इतने रूल कानून लागू है, बावजूद इसके 40-40 गाड़ियों पे हमारे विपक्षी घूम रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों को गोलियों से मारे। मैं आपको याद दिलाऊंगी, मैं आपको याद दिलाऊंगी कि कैसे ऑर्गेनाइज बिहार क्राइम में नहीं है। एक लालू जी पुलिसमैन के की समय हत्या कर दी में गई। ऑर्गेनाइज क्राइम होता था। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब संगठनिक अपराध, जिसको कि इन्होंने सीएम हाउस से ऑर्गेनाइज किया है। Proof बच्चा है? उठता था, Proof है? तस्लीमुद्दीन Proof पैसा है? वसूल रहे Proof हैं। है यहाँ आपको? बच्चा उठता था, सहाबुद्दीन पैसा वसूल रहे हैं। हमारे यहाँ वो नहीं होता है। कंट्री कोई भी हो, अपराध फ्री नहीं हो सकती है। किसी भी जगह पे अपराध हो सकता है। अब संगठित अपराध नहीं होता है और हम लोग इसके विरुद्ध में हैं और हम लोग हमेशा रहेंगे। अब सत्ता संरक्षित गुंडों के द्वारा अपराध होता है। ये पहले था, सत्ता संरक्षित पहले गुंडे, था। अब जितने तस्लीमुद्दीन, गुंडे, जितने शहाबुद्दीन, हत्यारे हैं, वो साधु भाजपा यादव का पहले संरक्षक थे उनको। पहले थे। अब राजधानी एनडीए का से लड़कियों को संरक्षण में उठाकर बिहार में और उनका क्राइम हो बलात्कार रहा है। किया जाता था। बिहार में पहले था, 40,000 करोड़ अब के नहीं है। इस्लामिक जो है सारिका जी, शराबबंदी
सारिका जी, सारिका जी, अब नहीं है, अब नहीं है। सारिका जी। अब किसी लड़की की तरफ आंख उठा के ताकना चलो, भी ठीक है। कौन देश मुश्किल में रहते है। हैं भाई? ये कौन देश में रहते हैं? बिहार में रहते हैं? अंतरिक्ष एकदम में हम आए लोग हैं यही क्या? हैं। इनको पता है हम लोग इनका यही क्या हैं। हुआ है? पता अरे है भाई इनको? आप हत्या नहीं करी, पता है आपको इनको। पता है, आप ही ने सारिका उनको निकाल दिया है पार्टी सारिका से। जी, सारिका जी। आप ही ने उनको पार्टी से सारिका निकाल जी। दिया है, दुलारचंद जी को। जेडीयू आपके साथ भी तो कुछ समय रही, उस समय क्या बहुत अच्छा था बिहार? नहीं देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे साथ गठबंधन में आए और ये पूरे बिहार के जनता को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री की जो आदतन रही है कि एक टेन्योर में उनको 2-3 बार मुख्यमंत्री बनने का शौक है। लेकिन जब हमारे साथ वो गठबंधन में आए थे तो हमारे साथ शर्त थी भाई, हमने सशर्त उनको गठबंधन में शामिल किया था और वो शर्त यही थी कि बिहार में, सबसे पहली शर्त थी कि बिहार में जाति आधारित गणना होगी और वो हुई भी। दूसरी शर्त ये थी कि रोजगार हम देंगे। हम शिक्षकों की, हमने गांधी मैदान एक ऐतिहासिक जगह बनी जहाँ पे कि एक दिन में एक साथ एक मंच पे 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटी गई। तो सशर्त हमने नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन किया भी था और हमने काम भी किया। उस महज 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी यादव जी ने 5.5 लाख अधिक नौकरियां दी। इसके अलावा कई ऐसे विभाग ये तेजस्वी यादव जी ने नहीं दी, नीतीश कुमार ने दी। अच्छा, तो 20 साल में कहे नहीं दिए? नहीं, 20 साल में भी दिए हैं। कितना दिए? 20 साल में अगर नहीं दिए है तो आपका कौन सा कर्मचारी आयोग खाली बैठा हुआ है? कितने कौन सा कर्मचारी आयोग बैठा हुआ है? बताइए। आप लोगों का बात हम नहीं सुने। आप लोग झूठ बोल रही है ना। लोग जो है ना, तेजस्वी पार्टी वाले लोग खाली हमको बता दे कि अरे भाई, तो हम लोग बड़का झूठा पार्टी है, तो आप लोग तो जंगल राज पार्टी है। आज सरकारी आंकड़े हैं कि बिहार में 20 सालों में 7 लाख नौकरी मिली है लोगों को और 7 लाख में 5.5 लाख नौकरी जो है 17 महीने के शासनकाल में हुआ। तो 20 साल में आप क्या कर रहे थे भाई? 20 साल में क्या कर रहे थे आप? बीजेपी के मैनिफेस्टो में नौकरी की बात कही गई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक जो मेंटलिटी बनी है, नौकरी मीन्स सरकारी नौकरी? आज का स्टार्टअप का जमाना है, AI चैट GPT का जमाना है। देखिए, बिहार वही राज्य है और भाजपा के वही नेता लोग हैं जो कहते थे कि बिहार में फैक्ट्री कहाँ से लगेगा, यहाँ तो समुंदर ही नहीं है। बिहार ये वही राज्य है जहाँ पे कि जब नौकरी, सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी तो सुशील मोदी जैसे लोगों ने कहा था कि असंभव, नामुमकिन, दिया ही नहीं जा सकता है। फैक्ट्री लगी कि नहीं? जी ने कहा अभी फैक्ट्री लगी है कि नहीं? ना, आपका फैक्ट्री का हम ताला खुलवाते हैं ना। हाँ ठीक है, आप ताला खुलवाइए। उसी फैक्ट्री आप लोग तो पहले लगने ही नहीं देते थे। आप लोग तो पहले नहीं लगने देते थे। चीनी मिलकर आप लोग तो जमीन मांगते थे। चाय पीऊंगा। अरे आप लोग तो जमीन मांगते थे। आप लोग यही प्रेम गुप्ता जी से जमीन लिए हैं। मॉल खुला हुआ है, अभी हम लोग मॉल पे गए थे, ताला खुलवाने हम लोग गए थे। हम लोग फर्जी हैं, हम लोग फर्जी हैं। अभी सारे प्रवक्ता पहुंचे थे हम लोग, आप भी आ जाती ताला खुलवाने। अरे भाई कह रहे नहीं, नहीं, कोला रोड वाला मॉल पे हम लोग सब पहुंचे थे। मॉल का ताला खुला, मॉल का ताला खुल जाना चाहिए था। 4वीं पास, फर्जी डिग्री, 7वीं फेल, पास पता नहीं कौन सा डिग्री है। ये सारी डिग्रियां इन्हीं के पास है। भाजपा के प्रवक्ताओं की यही दिक्कत व्यक्तिगत है। टिप्पणी से मुद्दों पे बात हो तो बेहतर रहेगा। नहीं, मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ ना भाई, हम तो मुद्दे से बेमुद्दे कभी नहीं होते। हम तो कभी मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करते, हम तो रोजगार की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती है, तो इसलिए तो मैंने कहा ना कि पिछला मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिए ना, कितने मैनिफेस्टो को इन्होंने पूरा किया अपना। एक भी अगर इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा किया, भाई जहां हमारे नेता कहते हैं कि हर बिहार वासियों के घर में एक सरकारी नौकरी होगा, वहां मोदी जी कहते हैं हर नौजवानों को हम 1.5 GB डाटा देंगे, नाचिए जाके, रील बनाइए। तो भाई मोदी जी के लिए रील बनाना रोजगार हो सकता है, हमारे लिए नहीं। इनके लिए है। तेजस्वी जी अभी मरीन ड्राइव पे रील बना ही रहे थे ना, रोजगार नहीं है। अब बताइए, ऐसे अज्ञानी लोगों के साथ बैठ के हम बात कर रहे हैं। अब वो रील बना रहे हैं तो ठीक है, बिहार के बच्चे रील बना ले तो वो अज्ञानी हो जाते हैं। बच्चे लोग भी ना रील बना कर, नहीं, रील बनाना अगर कहीं गलत है तो फिर तेजस्वी जी क्यों बनाए? भाई हम तो चाहते हैं मेरे बच्चों को सरकारी नौकरी मिले। इनके बच्चे होते हैं वो 1.5 GB मिल रही है, जितनी आवश्यकता उतनी दी जाएगी। इनको मुबारक हो, एकदम। इनको मुबारक हो। मौजूद है चंद्रशेखर, कुछ आपके जेल में सवाल बिहार चुनाव। हेलो, अगर मैं समझना चाहूँ 20 सालों की, जो 20 साल से बात चल रही है, 20 साल में कोई विकास हुआ ही नहीं क्या बिहार में? अगर ये प्रश्न मुझसे है तो मैं तो यही कहूँगी कि 20 सालों में अगर आपने बहुत महंगी सड़क बना दी तो कौन सा विकास कर लिया आपने? अगर 20 सालों में आपने बिहार वासियों को इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं
जहां मुंबई में इतनी फैक्ट्रियां हैं, मुंबई का भी बिजली इतना महंगा नहीं जितना बिहार का है, तो कौन सा आपने कमाल कर लिया? विकास का पैमाना क्या होता है? सबसे बड़ी बात है, विकास का पैमाना होता है कि वहां पे इंडस्ट्री लगी, वहां विश्वविद्यालय हुए, वहां के लोग जो है नौकरी के लिए, मजदूरी करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जाना उन्होंने बंद कर दिया। आपके प्रदेश में महाराष्ट्र और गुजरात से लोग लेबर बन के आए, तो मुझे लगता है वो आपका विकास का पैमाना होना चाहिए। विकास का पैमाना ये नहीं होना चाहिए कि बिहार जो है एक मजदूरों का राज्य आपने बना के छोड़ दिया है 20 सालों में। क्या है बिहार में? तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी कौन है? आप इनसे पूछिएगा तो कहेंगे लालू जी दोषी हैं। हमने 20 साल से इनका हाथ पकड़ रखा है कि खबरदार जो आपने बिहार वासियों को रोजगार दिया। इनसे पूछ लिया तो कहेंगे कि लोगों ने बताया है, तेजस्वी यादव जी ने इनको रोका है। हम लोगों ने बताया है, सड़कों की बात एक बात है इसमें, आप बोलिए 20 साल से विकास ये बात मान रही है। 20 साल से विकास नहीं हुआ है, 20 साल से मान लीजिए विकास नहीं हुआ है, तो ये सत्ता पे कैसे आ जाते हैं? फिर जनता तो देख रही है ना, विकास अगर नहीं होगा तो इनको ये चुनाव कैसे जीत जा रहे हैं? फिर हमारे ना घर में हमारी एक बहन थी, उसको खाना बनाने में मन नहीं लगता था, लेकिन हम लोग कहते थे कि आज तुम ही तोरे आज बनावे कि हुई खाना, तो बोलती थी ठीक बात बना दे, हम तो बनाती थी और वो हम लोग खा भी लेते थे। फिर हम कहते थे तो तू ठीक ना बने लो, तो कहते ना तब ना बनेंगे ठीक तो खत्म कैसे हो गल खनवा, है ना? यही प्रश्न आपका था कि आखिर ये प्रश्न जवाब तो घुमा रही तो हैं। सत्ता में कैसे आ गए? आप देखिएगा, बहुत लोग हैं, हम लोकतंत्र पे प्रश्न नहीं उठा सकते, हम जनता जनार्दन पे प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। लोकतंत्र एक अलग व्यवस्था है। जनता के बीच में यही लोग हैं जो 20 सालों से अनर्गल झूठ, अनगिनत और हजारों झूठ ये बोल के गए। जनता ने इन पे भरोसा किया, बार बार भरोसा किया, बार बार इनको सत्ता में लाए, लेकिन इन्होंने जनता का क्या किया? क्या उनके विश्वासों पे ये खरे उतर पाए? प्रश्न यहाँ ये बनता है। आपने तो 20 साल में बिहार की जनता को लूटा है। 70,000 करोड़ जो सीएजी की रिपोर्ट है, 70,000 करोड़ रुपए, प्रश्न क्यों नहीं कोई करता है कि कहां गए वो पैसे, किनके खाते में गए, कौन भ्रष्टाचार किया? हमने कई ऐसे इंजीनियर्स को देखा, सरकारी महकमे के इंजीनियर्स, जिनके घरों में 200-200 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये स्थिति हुई कि उनको उन रुपए को जड़ाना पड़ गया, उनको फ्लश करना पड़ गया बाथरूम में। बिहार में शराबबंदी के नाम पे 40,000 करोड़ की एक इकोनॉमिक, पैरेलल इकोनॉमिक खड़ी है। आखिर बिहार में शराब कहां से आ जा रहा है? सारे तो पुलिस जो है आज बिहार में सिर्फ इसी में परेशान है। ये जो इंजीनियर साहब थे, इनके यहाँ छापा किसी और राज्य की पुलिस ने मारा कि नीतीश सरकार ने ही काम किया। आपके यहाँ कोई भी भ्रष्ट होगा, ये सरकार न फंसाती है न बचाती है। और इन लोगों का जो आरोप है वो निराधार है, बिल्कुल निराधार है। सरकार अपना काम कर रही है। हम लोगों ने 20 साल में जो लोगों को दिया है, बस वही बात है कि आपने आज भी सवाल इन्हीं से किया कि अगर 20 साल में कुछ नहीं हुआ तो हम जीत क्यों रहे। इनके पास उसका कोई खाका नहीं है और इन लोगों के पास अभी भी जनता डरती है। आप अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो एक बार मैं बताना चाहूंगी, उनको याद दिलाना, ज्ञान के चक्षु खोल लीजिए। आपके 20 साल में आप जीते हैं, तो इसी 20 साल में 2025 में जनता आपको दौड़ा दौड़ा के मारी भी है। आपके विधायकों को मंगल पांडे जो है मरीन ड्राइव में पिटा रहे थे, भाग रहे थे। इनके श्रवण कुमार अपने जनता के बीच में गए तो जनता बोली भागो यहाँ से, लाठी डंडा बल्ले बोलने दिया जाएगा तब मैं बोलूंगी। बोलने दिया जाएगा तो मैं बोलूंगा। ये मंगल पांडे को नहीं दौड़ाया जा रहा था, वहां सरकारी चीजों को लेके विरोध था। एक बच्चा मर गया था, वहां प्रशासन के खिलाफ विरोध था, वहां से ये जा रहे थे। इनके सरोज यादव जो बड़हरा के विधायक थे, उनको भी रकेट के मारा गया है। हर जगह जहां रोष होती है वहां ये लोग नहीं पहुंचते हैं और ये लोग कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ रकेट के मारा जा रहा है। चलिए इनके यहाँ हो रहा है। कृष्णा जी, राजनीति में परिवारवाद इस बार बिहार चुनाव में इसको आप बहुत जोर शोर से इसको रखते नजर आ रहे हैं। परिवारवाद मुद्दा है क्या इस बार भी? हाँ, हम लोगों के लिए तो परिवारवाद है ही नहीं। हम लोग परिवारवाद करते नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके बच्चों को आशा थी, हम लोगों ने नकार दिया। एक आम कार्यकर्ता को, कुम्हरार से एक ऐसे कार्यकर्ता को मिला है जिसने 20 साल 30 साल अपना बूथ अध्यक्ष से काम चालू किया और आज उसने विधायक का टिकट लिया है। मुझे लग रहा है और हम लोगों के यहाँ परिवारवाद क्या है कि आपके यहाँ कुछ भी बोलने पे कहीं से प्रवक्ता ये घोषित है, लेकिन रोहिणी आचार्य आएंगी और वो मीडिया को संबोधित करेंगे। परिवारवाद की परिभाषा है। परिवारवाद इतना गाढ़ा रूप से इन लोगों के यहां घुला हुआ है कि ये लोग परिवार को ही टिकट देंगे।
इनके यहाँ परिवारवाद के बाहर कोई जा ही नहीं अब सकता एक है। मिनट मुझे दे दीजिए तो मैं इनके दे परिवार दीजिए। बीच में मत बोलिएगा, ठीक है ना। नॉन स्टॉप मैं आपको बताऊंगी आपके परिवारवाद के। देखिए, जब इन्होंने शुरुआत की और कहा इन्होंने कि भाजपा में और जदयू में या इनके एनडीए में कोई परिवारवाद नहीं है, तो भाई मुझे तो बहुत प्रचंड हंसी आ रही थी उस समय। मुझे लग रहा था मैं किसी मिमिक्री को सुन रही हूँ, क्योंकि जितनी भी अभी आप एनडीए में जो भी पार्टियां हैं, जो दल हैं, हम जिसके जीतन राम मांझी जी हैं, अभी टिकट वितरण हुआ, जरा इनको पता भी है क्या कि जीतन राम मांझी ने किनको किनको टिकट दिया? समधन को, बेटा को, दामाद को, पतोहू को। ये सब परिवारवाद में नहीं आते हैं क्या? ये सब परिवार के हिस्सा नहीं है क्या? इनके और घटक दल है वो। अच्छा, घटक दल में ठीक है, होना चाहिए परिवारवाद। चलिए, अब दूसरा इनका एक घटक दल है, कौन है वो? चिराग पासवान। चिराग पासवान में टिकट वितरण किनको हुआ? उनके भतीजे को, उनके भाई को। ये सब नहीं है, परिवारवाद में नहीं आते हैं क्या? हाँ, नहीं, इनके लिए परिवारवाद नहीं, घटक दल में वो आते होंगे। जदयू में भाजपा, सम्राट चौधरी किसके बेटे हैं जी? शकुनी चौधरी। कौन थे वो? शकुनी चौधरी नहीं। अरे दल में परिवारवाद के नहीं है, मौका आम जनता में कोई आपको नहीं मिला। अगर आप नेता हैं, काम कर रहे हैं, आपको मिलेगा। नहीं, देखिए, सिर्फ पिताजी विधायक थे, उसके आधार पर, सिर्फ लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके आधार पर तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री माना जाएगा, मुख्यमंत्री माना जाएगा। ये संभव नहीं, ये नहीं संभव है। हम सुन ही रहे हैं, तब से सुन रहे हैं, और सबसे ज्यादा समय आपको दिया गया है, फिर आपको समय दिया जाएगा। आप सही परिवारवाद पे बोल सकती हैं। आपका खुद रुका हुआ है परिवारवाद पे, आपको भी टिकट मिल सकता था। आप खुद परिवारवाद पे ही रुकी हुई है। नहीं, आप भी परिवारवाद पे रुकी हैं। आपके यहाँ भी परिवारवाद के चलते ही आपका जो भी हो रहा है, आपके परिवारवाद के चलते ही है। तो हमको पता नहीं। हाँ, तो ये आप पता कर लीजिए अच्छा। कि आप परिवारवाद से बाहर निकलिए। अच्छा, अब तेजू और तेजस्वी से बाहर निकले आरजेडी, अच्छा, तभी कुछ करेगा। किसके चलते हमको आप मिला लोग टिकट? आप कौन लोग रुक परिवारवाद रही हैं चलते परिवार मिला, के ये चलते। बताइए। आपके यहाँ बस एक ही महिला है जो नेत्री बनेंगी, वो है लालू जी का परिवार। आप लोग नहीं बन पा रहे हैं। धन्यवाद। अब मुझे आप समय दे दीजिए। देखिए, भाजपा परिवारवाद पे नहीं बोल सकती है, क्योंकि भाजपा की परिवारवाद की सूची इतनी लंबी है कि मुझे लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगा। और ऊपर से लेके मोदी जी को छोड़ दीजिए, मोदी जी का परिवार नहीं है, लेकिन मोदी जी के जस्ट नीचे अगर आप अमित शाह से शुरुआत कीजिए, और दिल्ली से रास्ता तय अनुराग ठाकुर से रास्ता रविशंकर जी से, मतलब बहुत अनगिनत नेता है, वहाँ से आप आइए अगर बिहार में, तो आप देख लीजिए हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम ही हैं जो, वो भी परिवारवाद के बहुत है। और इनके घटक दल में जितने हैं वो सब परिवारवाद के ही नमूने हैं, नमूना मैं कहूँगी। और इनके लिए क्राइटेरिया बदल जाता है कि नहीं, इनके यहाँ हो रहा है वो परिवारवाद नहीं है, लेकिन जो दूसरे जगह हो रहा है वो परिवारवाद है। यानी कि अगर हम इनको मार दे या ई हमको मार दे तो वो अपराध नहीं है। आप मानती है कि हर जगह परिवारवाद जायज है? आपसे रंजिश है, ये लोग यही चाहते हैं कि आप तैयार हो जाइए। आप परिवारवाद कर रहे हैं, हमको भी करने दीजिए। हमारे यहाँ है नहीं तो हम क्यों करने दें? हमारे यहाँ है ही नहीं परिवारवाद। इनके पास बिहार में एक बड़ा नाम बता दें, जो सम्राट चौधरी के परिवार से कोई भाजपा में नहीं था, फिर कैसे हम परिवारवाद कर रहे हैं भाई? एक नेता जो चुन के आता है, अखंड अपना ताकत दिखाता है, और तब जाकर बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनता है, और वो उप मुख्यमंत्री बनता है। आप जो बात कह रही हैं, शकुनी चौधरी इनके यहाँ के नेता थे ना, इन्होंने ना उनके साथ परिवारवाद किया होगा। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है और ना होगा। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग परिवारवाद पे इनसे किसी भी तरह का बात करें, हम लोग नहीं करेंगे। आप परिवारवाद अपना देखिए, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। परिवारवाद पे आपका बातें नहीं, हमारे यहाँ परिवारवाद है ही नहीं। हमारे यहाँ आपके यहाँ कोई बात नहीं है। इस सेशन को खत्म करेंगे और एक अच्छी चर्चा हुई, और मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। नेक्स्ट सेशन में कुछ लोग जुड़ेंगे। सारिका जी, कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन, बहुत बहुत धन्यवाद सारिका पासवान जी, राष्ट्रीय जनता दल से प्रवक्ता थी और बहुत अच्छे से इन्होंने वक्तव्य को रखा। और कृष्णा जी भारतीय जनता पार्टी से थे। हमारे अगले मेहमान हैं पंकज यादव जो कांग्रेस पार्टी से हैं, और उपेंद्र कुमार जो राष्ट्रीय जदयू से हैं। सॉरी, दो ही हैं, दो। उपेंद्र